हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में। अपने आज बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं मतलब कैग जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कैग जो हैं वो किस प्रकार से नियुक्त होते हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या है उनके बारे में। संवैधानिक प्रावधान से लेकर वर्तमान में जितने भी कैग रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन सब की चर्चा अपन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर और देखते हैं इसमें कि कैग से संबंधित क्या क्या बातें हैं। देखिए, सबसे पहले जब अपन आयोग की चर्चा करते हैं कि कोई भी आयोग पढ़िएगा, उस आयोग में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले ये सवाल कि आयोग से प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। जैसे संवैधानिक प्रावधानों के प्रश्न आते हैं। जैसे क्या प्रश्न आएंगे कि एक तो इनकी नियुक्ति का प्रश्न बनता है। इससे भी पहले प्रश्न बनेगा संविधान के कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। फिर ये हमने संविधान के इसका स्रोत क्या रहा है, हमने किस देश के संविधान से इसे स्वीकार किया है, किस देश से हमने इसे अडॉप्ट किया है, ये हो गया स्रोत वाला प्रश्न आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो इसमें नियुक्ति का प्रश्न आ जाएगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। उसके बाद कार्यकाल का प्रश्न आ जाएगा। कार्यकाल के बाद पद त्याग का प्रश्न आ जाएगा। पद त्याग के बाद उन्हें हटाना कैसे है, किस प्रकार से रिमूवल होगा उन अधिकारियों का, उन पदासीन अधिकारियों का, पीठासीन अधिकारियों का, तो वो प्रश्न आ जाएगा। तो इसके बाद अगर बात करें, कुछ आयोग ऐसे हैं जिनमें शपथ का भी प्रावधान रखा गया है। जैसे कि कैग है, कैग के अनुच्छेद 148(2) में शपथ का प्रावधान रखा गया है। तो शपथ कौन दिलाएगा, कौन सी अनुसूची में होगी, इस प्रकार के खूब सारे प्रश्न आते हैं। तो अपने यही क्रम फॉलो करते हुए इसी क्रम में चीज़ों को पढ़ेंगे। संविधान के कौन से भाग से शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके अपने सभी डाउट्स को क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे स्ट्रक्चर्ड वे में। देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा पता होना चाहिए। डेटा आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि एक पॉइंट याद आते ही पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो आपके दिमाग में यूं का यूं रिकॉल हो पाए। देखिए, दिमाग में जब तक कोडिंग अच्छे से नहीं होगी, उसका डिकोडिंग अच्छे से कोडिंग अच्छे से नहीं होगी तो डिकोडिंग अच्छे से कैसे हो पाएगी। तो कोडिंग और डिकोडिंग इन दोनों में बैलेंस बना के चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग की चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं, जो अपने कैग हैं, इस कैग का काम क्या होता है, ये होता क्या है कैग। देखिए, कैग भारत सरकार में एक पद है, भारत सरकार की एक संस्था है। कैग क्या करती है, कैग कैग जो काम करेगा वो सीए वाला काम करेगा। ये एक प्रकार से सरकारी सीए होता है। क्या होता है, एक प्रकार से सरकारी सीए होता है और भारत का सबसे बड़ा सीए माना जाता है। कैसे सीए, सीए का मतलब क्या होता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कंपनियों की बुक्स को चेक करता है कि किसी कंपनी के पास एक साल में कितनी फंडिंग आई, उस फंडिंग को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया, कहीं कोई घोटाला तो नहीं किया गया, क्या सभी खर्चे बिल्कुल ऑथेंटिक थे, कहीं सरकार के साथ कहीं अपने आंख मिचोली का खेल तो नहीं खेला जा रहा है। तो इस प्रकार की सभी चीज़ों की जांच करने वाला ऑफिसर जो होता है वो सीए होता है। अब इसी प्रकार का काम सरकार में भी तो चाहिए। क्यों? क्योंकि हर साल सरकार बजट पास करवाती है। बजट पास करवा के अरबों रुपए, बजट पास करवा के अरबों रुपए जो है वो राजकोष से सरकार लेती है। सरकारी गल्ले से सरकार लेती है, राजकोष से लेती है। तो अब इसकी क्या गारंटी है कि जिस मिनिस्टर ने पैसा लिया वो उसने सही खर्च किया। हो सकता है कि पैसा कहीं गलत कामों में या पर्सनल यूज़ के लिए खर्च कर लिया गया हो। तो हमें उनकी किताबें भी तो चेक करनी पड़ेंगी ना। कि जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से समझते हैं कि 100 करोड़ रुपए शिक्षा मंत्रालय ने लिए कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम कॉलेजेस बनाएंगे, हम खूब सारे काम करेंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि 100 करोड़ में पर्सनल यूज़ नहीं हुआ होगा, वो 100 करोड़ सरकार पर ही लगे होंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो इसके लिए उन पे दबाव बनाने के लिए हमने एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया, कैग को, और कह दिया कि देख, शिक्षा मंत्रालय जो रिपोर्ट देगा चेक करना भैया एक बार कि क्या कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार के जितने भी खर्चे हैं उन सभी खर्चों को समीक्षा करने वाला अधिकारी कौन होता है, वो कैग होता है। कैग के बारे में याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि कैग के बारे में बात करें तो क्या क्या प्रश्न बनेंगे। देखिए, पढ़ते हैं इनके बारे में। अब संवैधानिक प्रावधानों से शुरू करेंगे। क्या प्रावधान है पहले, कैग क्या है। कैग संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, जिसका उल्लेख मिलता है भाग नंबर 5 में। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 5 में जिसका उल्लेख मिलता है। और इसके लिए जो अनुच्छेद बनाए गए हैं
उन वो अनुच्छेद हैं 148 से 151, 148 से 151 तक के अनुच्छेद जो है उसमें कैग की पूरी डिटेल है। कैसे कैग नियुक्त होगा, क्या काम करेगा, आगे अपने रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, लेखों का प्रारूप क्या रखा जाएगा, वो सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, कैग है। अगर इसका स्रोत देखें कि स्रोत बोले तो सोर्स देखें कि किस देश से हमने इसे अडोप्ट किया है, तो इसे हमने अडोप्ट किया है कहाँ से, ब्रिटेन से अडोप्ट किया है। तो ब्रिटेन से, याद रखिएगा कि ब्रिटेन से लिए गए हैं, ये कैग जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है, एक बार रिवाइज करो, संवैधानिक निकाय है, भाग 5 है, अनुच्छेद 148 से 151 है, स्रोत इसका ब्रिटेन है। अब कुछ पृष्ठभूमि है, इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं कि कैग की पृष्ठभूमि क्या है। तो पहली हेडिंग क्या लगाएंगे अपन, कैग की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द कैग या हिस्ट्री ऑफ द कैग, इतिहास पढ़ेंगे कि इसका कैसे गठन हुआ, किस प्रकार की प्रक्रिया है। देखिए जिस प्रकार के वर्तमान समय में आयोग से प्रश्न आ रहे हैं, वो ये मान के चलिए कि आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करना होगा, डिटेल में चीज़ें पड़ी हुई होंगी, तब जाके ही आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। वो जमाना गया जब सीधा सीधा पहले पूछता था कि भाग नंबर 5 में कैग का उल्लेख भाग नंबर 5 में है, इस प्रकार के प्रश्न पूछता था पहले, लेकिन अब वो नहीं पूछता। अब कार्यों से प्रश्न आते हैं, अब उसके थोड़े उलझन वाले प्रश्न आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चीज़ों को डिटेल से जानना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेटमेंट क्वेश्चन जैसे ए बी सी डी, बाद में ए सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, इनको अगर सोल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरी है कि क्या पता होना चाहिए, इससे डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। जैसे सबसे पहला अपन इसको ईयर में डिवाइड कर लेते हैं कि 1858 में क्या हुआ था। 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद ब्रिटेन की महारानी ने भारत का प्रशासन अपने अंडर में ले लिया, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। तो अब महारानी ने जब प्रशासन हाथ में लिया तो महारानी ने कहा कि हम एक पद बनाने जा रहे हैं जो भारत में जितने भी खर्चे होंगे उनका लेखा जोखा रखेगा। तो इसके लिए वर्ष 1858 में महालेखाकार कार्यालय का महालेखाकार कार्यालय का गठन किया गया, महालेखाकार कार्यालय का गठन किया गया। फिर अगले ही साल, अब इसके इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के वॉयसरॉय कौन थे, भारत के वॉयसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग इस समय भारत के वॉयसरॉय हुआ करते थे, कैनिंग। तो कैनिंग के समय सबसे पहले महालेखाकार कार्यालय बनाया गया था, ये 1858 में। दूसरा पॉइंट अपन इसको लेंगे कि 1860 में, 1860 की बात करें तो 1860 में भारत का पहला भारत के पहले महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी ऑडिटर जनरल की। किसकी नियुक्ति की गई थी, ऑडिटर जनरल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया गया था। और ये कौन थे, ये पहले कौन थे, एडवर्ड ड्रमंड, क्या नाम था इनका, एडवर्ड ड्रमंड, एडवर्ड ड्रमंड। ये पहले भारत के पहले महालेखा परीक्षक थे, ऑडिटर जनरल थे, जिन्हें 1860 में अपॉइंट किया गया था। अब प्रश्न आ जाए कि इनके समय गवर्नर कौन था, तो कैनिंग का कार्यकाल ही कब से कब तक रहा था, 1856 से 1862 तक कार्यकाल रहा था। तो इसलिए अब इनका ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा कि इनके समय भी कौन थे, अपने ऑडिटर जनरल कौन थे, अपने गवर्नर कौन थे, कैनिंग थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1866 में, 1866 में महालेखाकार पद का नाम बदला गया, महालेखाकार और महालेखा परीक्षक के पद का नाम बदला गया, और महालेखा परीक्षक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महालेखा परीक्षक का नाम बदला गया। और नाम बदलकर क्या किया गया, महालेखा परीक्षक का नाम बदला गया, नाम बदलकर क्या किया गया, नियंत्रक महालेखाकार, नियंत्रक महालेखाकार, ये नाम किया गया। और फिर आगे 1884 में,
1884 में, 1884 में इसके कैग का, इसे वर्तमान नाम दिया गया और कैग कहा गया। क्या कहा गया? 1884 में कैग नाम दिया गया। फिर उसके बाद एक अधिनियम आपने पढ़ा होगा, भारत शासन अधिनियम 1919, या इसका ईयर लिखें तो 1919। क्या है? भारत शासन अधिनियम। अधिनियम 1919। क्या कहा गया? इसमें कैग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कैग को सांविधिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक नहीं, सॉरी, सांविधिक, स्टैट्यूटरी स्टेटस, सांविधिक दर्जा दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस, स्टैट्यूटरी स्टेटस वाज गिवन टू कैग इन 19 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन ये लागू कब हुआ था? ये ध्यान रखना, ये लागू कब हुआ था? 1921 में लागू हुआ था ये अधिनियम। तो ये नाम जो है वो 1921 में दिया गया, लेकिन अधिनियम कौन सा था? 1919 का अधिनियम था। याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम में के माध्यम से 1921 में कैग को कानूनी दर्जा दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया, सांविधिक दर्जा दिया गया। अगले सवाल पर चलते हैं कि अगला क्या है पॉइंट। 6 नंबर का पॉइंट क्या लिखेंगे? 1937, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में कैग की नियुक्ति प्रक्रियाएं, सेवा शर्तें, सब कुछ क्लियर किया गया, कैग को और डिफाइन किया गया। कैग की नियुक्ति प्रक्रिया, व सेवा शर्तों को परिभाषित किया गया। परिभाषित किया गया। ये था अपने कैग की यात्रा, कैग की विकास यात्रा की, कैसे कैग जो है वो काम करने लगा है, वर्तमान कैग जो है वो कैसे फॉर्म हुआ है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 है, लेकिन लागू कब हुआ था? 1937 में हुआ था, 1 अक्टूबर 1937 से लागू हुआ था, इसलिए इसे 1937 लिखा है मैंने। अधिनियम पूछेगा तो कौन सा अधिनियम आएगा? 1935 का अधिनियम यहां मेंशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और क्या क्या इसके बारे में। अब चलते हैं अपने कैग के प्रावधानों पर, कैग से संबंधित अनुच्छेद। पहले एक बार अनुच्छेद लिखेंगे ताकि आपके दिमाग में रहे कि आगे हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। कैग से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद। सबसे पहला अनुच्छेद, क्यों भाई ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आजकल पेपर में ये अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं कि अनुच्छेद नंबर 148 में क्या है। अनुच्छेद 148 क्या कहता है? यह कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, कैग होगा। भारत का एक कैग होगा, यह कहा गया है इसमें कि भारत में एक कैग होगा, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जो क्या करेगा? सरकार की किताबों की, सरकार के बही खातों की क्या करेगा? जांच करेगा। इसमें नियुक्ति का प्रावधान है, इसमें कार्यकाल है, इसमें त्याग पत्र है, इन सब की चर्चा जो है वो इस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद नंबर 148। साथ में शपथ की भी चर्चा इसी अनुच्छेद में की गई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 149। अनुच्छेद नंबर 149 क्या कहता है? यह कहता है कि कैग की कर्तव्य और कैग की शक्तियां क्या होंगी। कैग के कर्तव्य व शक्तियां, कर्तव्य एवं शक्तियां। फिर अनुच्छेद नंबर 149 के बाद अनुच्छेद नंबर 150,
क्या कहता है 150? 150 कहता है कि कैग जो किताबें रखेगा, कैब जो लेखांकन का काम करेगा, मतलब लेखांकन बोले तो सरकार के खर्चों को नोट करेगा, अलग से एक लिस्ट बनाएगा और उनकी बाद में जांच करेगा। तो वो लेखे जो रखेगा वो किस फॉर्मेट में रखेगा? वो अपने इकहरी लेखा पद्धति होगी, वो दोहरी लेखा पद्धति होगी, वो किन लेखा पद्धति के माध्यम से अपने प्रारूप कौन सा होगा ये बताया गया है। तो लिखो राज्य व केंद्र के लेखों का प्रारूप। केंद्र के लेखों का प्रारूप निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसमें सलाह कौन देगा? कैग देगा। ये अपन आगे लिखेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 151, कैग द्वारा रिपोर्ट। क्या है? कैग द्वारा रिपोर्ट। कैग द्वारा रिपोर्ट कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? कैग अपनी रिपोर्ट, जैसे केंद्र की रिपोर्ट कैग राष्ट्रपति को सबमिट करेगा, राष्ट्रपति इसे संसद में रखेगा, जबकि राज्यों की रिपोर्ट ये राज्यपाल को देगा और राज्य इसे विधानसभा में रखेगा। तो इस प्रकार से ये 4 आर्टिकल है। आर्टिकल सीधा सीधा, अब देखो ये तो किताबी भाषा है, ये तो आपके नोट्स बनाने के लिए है कि आप नोट्स बना रहे हैं तो वो आपके लिए ईजी कर दिया मैंने काम। लेकिन याद कैसे रखोगे? देखो इनको याद करने के लिए मैटर सारा किसका है? याद करने का ही है। अगर याद हो रहा है तो मामला कहीं नहीं अटका। देखो सबसे पहले कैग का पद, दूसरे में कैग का काम, दूसरे में क्या बनाया गया है? कैग का काम लिखा गया है, तीसरे में क्या है? प्रारूप है, और चौथे में क्या पढ़ा अपन ने? रिपोर्ट है। ये तो पढ़े, 4 शब्द अपन ने। 4 शब्द से 4 आर्टिकल क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे आपको। क्या है? पद है, काम है, प्रारूप है और रिपोर्ट है। 4 आर्टिकल, 4 शब्द याद हो जाएंगे आपको इजीली। क्लियर है? एक बार मैं ब्रीफ कर दूं आपको सारा जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, ब्रीफ कर दूं एक बार, देख लो जरा। यहाँ बीच बीच में अपन क्या करेंगे, हर 10 मिनट के बाद 1 मिनट ऐसा लेंगे जिसमें जो पढ़ेंगे वो रिवाइज कर देंगे पूरा, ताकि आपको याद रहे। देखो ब्रीफ ब्रीफ कर देता हूं। कैग सबसे पहले अगर भाग पूछे तो भाग नंबर 5, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद नंबर 148 से 151। हमने ये लिया कहाँ से है? ब्रिटेन से लिया है। अगर गठन की बात करेंगे तो 1858 में हमने महालेखाकार कार्यालय की स्थापना करी, और फिर उस समय कैनिंग हमारे वॉइसरॉय हुआ करते थे। 1860 में एडवर्ड ड्रमंड को हमने पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त कर दिया है। फिर 1866 में हमने नाम चेंज करके नियंत्रक महालेखाकार कर दिया है, और फिर 1884 में इसे कैग नाम दे दिया है, और फिर 1921 में 1919 के अधिनियम के माध्यम से ये हमने इसे सांविधिक दर्जा दे दिया है, और फिर 1937 में 1935 के अधिनियम के माध्यम से हमने इसके कार्यों में इसकी स्पष्टता ला दी है। हमने इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है। फिर आगे हमने 4 अनुच्छेद पढ़े हैं। अनुच्छेद कौन कौन से पढ़े हैं? देखो जरा कौन कौन से अनुच्छेद हैं। 148 है, 149 है, 150 है और 151 है। 148 में हमने कैग का पद बनाया, 149 में हमने कैग के काम बताए, 150 में हमने कैग को कहा कि भैया जिस बही खातों को जिस रूप में रखोगे वो रूप लिखा हमने, और फिर कहा अरे भैया लास्ट में काम करके रिपोर्ट सबमिट कर देना। ये रिपोर्ट सबमिट करवा दी। यही पढ़ा अभी तक अपन ने। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हो गया वाला रिपोर्ट। अब आते हैं अनुच्छेद 1 पर और 148 पर। लिखो कैग की नियुक्ति। क्या कहा है कि कैग की नियुक्ति का क्या प्रावधान है? नियुक्ति अनुच्छेद 148 1, 148 1 में नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन अपनी मर्जी से करेगा क्या? नहीं भैया, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। कैग कैग बनाएगा भी। नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद अगला सवाल क्या आएगा कि कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल कितना होगा? अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होगा 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो।
6 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर, कि जो भी पहले होगा वो उसकी अपॉइंटमेंट होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें कि अगर कोई व्यक्ति 62 साल में कैग बना, अगर कोई व्यक्ति 62 साल में कैग बना तो उसका कार्यकाल 6 साल का नहीं होगा, टेन्योर 6 साल का नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, 3 साल का होगा। क्यों भाई? क्योंकि 65 साल पहले पूरे हो गए। अगर कोई व्यक्ति 55 की एज में कैग बना तो वो 6 साल पूरे करेगा और 61 साल पे क्या हो जाएगा, कैग का पद उसे छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? कार्यकाल हो गया एक तो ये। दूसरा, कार्यकाल में एक प्रोविजन है, आर्टिकल देख लो इसका, आर्टिकल 148 एक है इसका, और क्या कहा गया है, पुनर्नियुक्ति नहीं है। क्या कहा गया है? पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ये एक ध्यान देना कि दोबारा रीअपॉइंट, अब जैसे मैंने कहा कि 55 साल का व्यक्ति 6 साल कैग बना, 61 साल का हो गया, अब एज तो पड़ी है उसके पास काम करने की, लेकिन अब वो चाहे कि मैं दोबारा कैग बन जाऊं, तो नहीं भैया, दोबारा कैग नहीं हो सकता। ये कैग की स्वतंत्रता, कैग को निष्पक्ष रखने के लिए ये प्रावधान किया गया है। क्योंकि अगर दोबारा उम्मीद होगी कि मोदी सरकार का अगर मैंने भला कर दिया, कोई घोटाला उजागर नहीं किया, तो उस घोटाले को उजागर नहीं करने पर मोदी सरकार मेरे को दोबारा अपॉइंट कर देगी। तो संविधान बनाने वालों को पता था कि अगर हमने दोबारा पुनर्नियुक्ति का प्रोविजन डाल दिया तो फिर ये सरकार के साथ गिटमिट कर जाएगा और फिर ये अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा। तो कैग को निष्पक्ष रखने के लिए कहा गया कि दोबारा अपॉइंटमेंट वाला कोई भी सीन आपका नहीं। क्लियर है? तो याद रखेंगे पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है। फिर और क्या प्रावधान है इसमें? यह भी कहा गया कि लाभ का पद, कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी लाभ का पद जो है वो धारण नहीं हो पाएगा। लिखो, क्या लिखेंगे? सेवानिवृत्ति के पश्चात, रिटायरमेंट के बाद केंद्र व राज्य के अधीन केंद्र व राज्य के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ये कौन से आर्टिकल में है? ये अपने जो लाइन लिखी गई है, ये आर्टिकल है इसका, अनुच्छेद है इसका, अनुच्छेद नंबर 148(4). क्या है 148(4) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर कैग रह गया तो वो रिटायरमेंट के बाद चाहे कि मैं सरकार के अंडर में काम कर लूंगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति ये बन सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये लाभ के पद माने ही नहीं गए हैं, इन्हें लाभ के पद से छूट दी गई है। तो इसलिए कोई व्यक्ति, अब देखो ये चीज भी क्यों की गई, क्यों भैया लाभ का पद क्यों धारण नहीं कर सकता? इसका भी कारण है। क्या कारण है? कि अगर किसी व्यक्ति के मन में लालच हो कि अगर मैंने ये सरकार के पक्ष में फैसला दिया तो मेरी रिटायरमेंट के बाद सरकार मेरे को फिर से कहीं ना कहीं अपॉइंट कर देगी, तो इसके मन में भी, कैग के मन में भी क्या आ जाएगा? लालच। और लालच तो इंसान का मूल स्वभाव है, जो उसे शिक्षा, संस्कार, समाज का दबाव, वो लालच से मुक्त करता है। अदरवाइज तो लालच तो इंसान के जीवन में पहले दिन से है। तो इस लालच से मुक्त करने के लिए कहा गया कि आप रिटायरमेंट के बाद कहीं भी जॉब नहीं करोगे सरकार के अंडर में। क्लियर है? कार्यकाल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि कार्यकाल समाप्त भी तो हो सकता है। कार्यकाल जैसे पद छोड़ा भी तो जा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि मान लो मुझे कैग बनाया 6 साल के लिए, मुझे लगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा यार, अपने काम करते हैं कि कैग तो क्या है यार, अपने को बड़ा पद चाहिए, छोड़ो, मैंने 4 साल बाद ही रिजाइन करना चाहिए, तो मैं रिजाइन कर सकता हूं। तो कैग का पद खाली कैसे हो सकता है? कार्यकाल से पहले कैसे खाली हो सकता है? ये देखिए जरा, लिखिए, कैग की पद रिक्ति, कैग का पद खाली कैसे होगा ये देखना है अपने को। अगर हम इसकी चर्चा करें कि कैग का पद खाली कैसे होगा, तो या तो कैग का क्या हो जाए, ईश्वर ना करे लेकिन फिर भी निधन हो सकता है, निधन से खाली हो गया, इसमें तो कोई त्याग पत्र नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति को मैसेज छोड़ेगा, भाई साहब आज मैं मर रहा हूं, कल मेरा पद और कोई खाली हो जाएगा तो और किसी को दे देना, ये तो है नहीं। तो निधन है, इसमें तो क्या ही लिखे अपन। दूसरा, त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। ये किसे दिया जाएगा? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाता है, राष्ट्रपति को। एक तो ये। तीसरा, कि इन्हें पद से हटाया भी तो जा सकता है। इन्हें क्या किया जा सकता है? पद से हटाना, रिमूवल।
और रिमूवल कैसे होगा, मामला यही है कि रिमूवल कैसे होगा, हटाया कैसे जाएगा। हटाने के लिए क्या किया जाएगा, अनुच्छेद 124(4) में, 124(4) किससे जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की पद्धति को कहां मेंशन किया गया है, 124(4) में, कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 124(4) में वर्णित सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के समान, हटाने के तरीके से, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के तरीके से ही क्या किया जा सकता है, कैग को हटाया जा सकता है। वो तरीका क्या रहता है कि सबसे पहले प्रपोजल आएगा किसी भी हाउस में, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि हम कैग को हटाना चाहते हैं, सांसद कहेंगे मिलकर कि हम कैग को हटाना चाहते हैं। अगर राज्यसभा में प्रपोजल आता है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना, लोकसभा में आता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अब जिस भी सदन में आएगा, मान लीजिए राज्यसभा में प्रस्ताव आ गया, तो यह सभापति पर, मतलब उस सदन के अध्यक्ष पर निर्भर करेगा कि प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं करना। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो फिर आगे 3 जजेस की कमेटी बनेगी। उस कमेटी ने अगर डिसाइड कर दिया कि हाँ ये मामला गड़बड़ है, यहां कोई ना कोई रोल कैग का रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा इस परिस्थिति में क्या होगा कि जब 3 जजेस की टीम कह देगी, उसके बाद संसद में प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, विशेष बहुमत होगा और विशेष बहुमत पारित होने पर ये इन्हें कैग को हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाएगा। तो ये हटाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा, इसकी प्रक्रिया जो है वो 124(4) में है। हटाने के कारण क्या होंगे, वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के कारण है। क्या क्या कारण लिखे हैं, सिद्ध कदाचार, साबित कदाचार, और असमर्थता। ये 2 कारण जो हैं, जो 124(4) आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं, इनके कारण के आधार पर क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। लेकिन हटाने का आदेश कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति करेगा, पूरी प्रक्रिया के बाद। ठीक है, यहां एक तो और लिख देता हूं, संसद में विशेष बहुमत से, संसद में विशेष बहुमत से, संसद में विशेष बहुमत से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। याद रखिएगा, पद खाली हो गया, देखो जरा एक बार पढ़ लेते हैं। नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया, इसमें पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, लाभ का पद नहीं हो सकता, ये इंक्लूड कर दिया अपन ने। फिर आगे इसके पद खाली कैसे होगा, ये हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 148(2) की, जिसमें शपथ की चर्चा की गई है। कैग की शपथ, ओथ, ओथ ऑफ द कैग, कैग की शपथ, ये किसकी, ये शपथ जो है वो किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति द्वारा होगी। कौन सी अनुसूची में मेंशन की गई है, इसका प्रारूप जो है वो कौन सी अनुसूची में लिखा गया है, 3री अनुसूची में लिखा गया है। राष्ट्रपति खुद हटा सकते हैं या राष्ट्रपति अन्य किसी व्यक्ति के अपने प्रतिनिधि के तौर पे किसी नियुक्त कर सकते हैं, वो भी इन्हें शपथ दिला सकता है। तो शपथ, सॉरी हटाना नहीं, शपथ की बात कर रहा हूं। शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई एक व्यक्ति होगा, वो शपथ दिलाएगा। और साथ में ये प्रारूप जो है वो 3री अनुसूची में मेंशन किया गया है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, इसके लिए अनुच्छेद नंबर है 148(2). कौन सा अनुच्छेद है, 148(2) का जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि इन्हें शपथ का यहां प्रारूप है। फिर आगे कैग, अब किसे भी कैग बना दोगे क्या, सिंपल सा एक सवाल है। कहा गया कि हम कैग बना सकते हैं, लेकिन गली में चलते हुए इंसान को कैग बना दोगे या कुछ क्वालिटीज भी देखोगे, कुछ क्वालिफिकेशंस भी उसकी होंगी। तो कैग की योग्यताएं क्या होंगी, योग्यताओं पर बात की गई है। तो कैग की योग्यताएं, कैग की योग्यताएं, सबसे बड़ी बात कि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, इसकी योग्यताओं पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, संविधान में उल्लेख नहीं है।
फिर भाई साहब फिर कहाँ उल्लेख है, तो इसका उल्लेख कहाँ है, इसे मेंशन कहाँ किया गया है, इसे जो मेंशन किया गया है वो अपने किया गया है, कहाँ मेंशन किया गया है, कैग कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में। कैग के लिए संसद ने एक अधिनियम बना रखा है। सेवा शर्तें, वेतन और सेवा शर्तें निर्धारण का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, और संसद ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक अधिनियम पारित कर दिया। कैग अधिनियम 1971 है। उस 71 में मेंशन किया गया है क्या, नंबर 1 क्या कहा गया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे में कहा गया लोकवित्त का विशेष अनुभव होना चाहिए, मतलब सरकारी जो राजकोष है उससे संबंधित ये प्रारूप जो होते हैं इससे संबंधित विशेष अनुभव होना चाहिए। या कहा गया क्या, कम से कम 10 वर्ष का लोक सेवा का अनुभव हो, न्यूनतम 10 वर्ष का लोक सेवा का अनुभव हो, ये कहा गया। तो ये अपने चीज़ें कहाँ मेंशन है, ये कैग की है, और कैग वाले मेंशन कहाँ है, ये अपने 1971 में। इन दोनों में से एक हो, ये नागरिक तो होना ही चाहिए, तो सभी में शर्त है, राज्यपाल पढ़ लो, उपराष्ट्रपति पढ़ लो, कुछ भी है उसमें सब में उल्लेख है, लेकिन यहाँ ये 2 पॉइंट है, इनमें से एक योग्यता होनी जरूरी है। ये कहा गया है किसमें, कैग की योग्यताएं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे और क्या है। योग्यताएं होगी, शपथ होगी। योग्यताएं संविधान में नहीं है, इसलिए कोई भी आर्टिकल इसका नहीं है, कोई भी आर्टिकल यहां नहीं लगता, शपथ वाला आर्टिकल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कैग के वेतन भत्ते, सबसे पहला कैग के वेतन भत्ते, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 148(3) है, 148(3) आर्टिकल में ही बताया गया है। क्या कहा गया है इसमें, देखिए इसमें पॉइंट्स बना लेते हैं अपन, क्या कि सबसे पहले निर्धारण कौन करेगा, कौन सी उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, निर्धारण कौन करेगा, संसद निर्धारण करेगी, संसद। कौन सी अनुसूची में उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में उल्लेख है। फिर आगे संचित निधि पर क्या होंगे, भारित होंगे, कंसोलिडेटेड चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि पर भारित होंगे, मतलब कि ये अपने संचित निधि पर भारित है, मतलब ये खर्चा किया ही जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। तो संचित निधि पर भारित जो खर्चे हैं वो संचित निधि पर भारित हैं। अनुच्छेद नंबर 148(6) में ये लाइन लिखी है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए, कैग के खर्चे संचित निधि पर भारित होंगे, मतलब संसद में ना तो वोटिंग होगी ना ही उनमें कटौती होगी। वो लोकसभा में जब भी ये बिल आएगा खर्चे वाला कि कैग को सैलरी देनी है, तो वो बिल ऑटोमेटिक ही पास होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, सरकारी गल्ला। आपने अगर आपके जुर्माना लगा, मान लीजिए आपने या मैंने अपने ट्रिपलिंग करी, ट्रिपलिंग करने के कारण अपने यहाँ जुर्माना लगा, जुर्माना लगते ही वो पैसा कहाँ जाएगा, संचित निधि में जाएगा, राज्य की संचित निधि में, अगर केंद्र से संबंधित होगा तो केंद्र की संचित निधि में। तो जो भी पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, और जो भी पैसा खर्च होता है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही क्या होता है, खर्च होता है। ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। फिर इनमें नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या खास बात है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये हो गया अपना। और देख लेते हैं और क्या रह गया इसमें, अच्छा ठीक है, एक हो गया। फिर आगे वर्तमान वेतन भत्ते जो हैं
वो किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट जज के समान है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। हालांकि ध्यान देना, न्यायाधीश के समान है, चीफ जस्टिस के समान नहीं है। ये ध्यान देंगे कि इन्हें जो है कैग को वेतन जो मिलेगा वो कितने रुपए का वेतन मिलेगा? 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए प्रति माह। 2.5 लाख रुपए प्रति माह का क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। ये वेतन से संबंधित सारी बातें हैं। ये इनमें से ही प्रश्न बनेगा। अगर वेतन का सवाल आया तो यही एक प्रश्न है, इनमें से ही प्रश्न बनेगा। 2.5 लाख रुपए प्रति माह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खास बात है। वेतन हो गया, सब बातें हो गई। देखो, अपॉइंटमेंट हो गई है, कार्यकाल हो गया है, अपने हटाना हो गया है, फिर अपनों ने क्या पढ़ लिया, इसमें योग्यताएं पढ़ ली हैं अपन ने, फिर अपने वेतन भत्तों की चर्चा हो गई है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट पढ़ सकते हैं अपन। एक तो रह गया काम, कैग के काम रह गए हैं कि कैग के कार्य कौन से हैं। लिखे आगे। चलिए, क्या लिखेंगे? कैग के कर्तव्य। कैग के कर्तव्य क्या कर्तव्य है? पहले तो इनका अनुच्छेद लिखो, कौन से अनुच्छेद में मेंशन किए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 149, 149 में इन्हें मेंशन किया गया है। क्या कहा गया है? केंद्र व राज्यों के केंद्र व राज्यों के समस्त खर्चों की समीक्षा करना। समस्त खर्चों की समीक्षा करना, ये किसका काम है? कैग का काम है। मैंने पहले ही कहा था कि कैग का मुख्य काम क्या है कि जितने रुपए मंत्रियों ने, भारत सरकार ने संसद से पास करवाए हैं, राजकोष से जितने रुपए निकाले हैं, क्या वो रुपए सही तरीके से खर्च हुए हैं? क्या उनका खर्च होना उचित था? कहीं 10 रुपए की जगह 20 रुपए तो पे नहीं किए गए हैं, ये करप्शन तो नहीं हुआ है? इसकी जांच करना ही किसका काम है? कैग का काम है। कैग ये काम करता है, चेक करता है कि इसकी भी वो मामला क्या है। तो इस प्रकार से समस्त खर्चों की समीक्षा करना किसका काम है? कैग का काम है। फिर भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, भारत और राज्य सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, उनके आय व्यय की जांच करना। लिखो, भारत सरकार के उपक्रमों के उपक्रम बोले तो पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जितनी भी हैं कंपनियां हैं, उपक्रम कह दो, कंपनियां कह दो। कंपनियों के आय व्यय की जांच करना। आय व्यय की जांच करना, आय व्यय की जांच करना, ये काम है इसका। फिर एक काम इसका ये भी है कि इसे पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का सहयोग करना, ये भी किसका काम है? ये इसका काम है, कैग का। लोक लेखा समिति के का सहयोग करना, लोक लेखा समिति का सहयोग करना। फिर और क्या काम है? राष्ट्रपति ने कुछ काम दे दिया, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य करना। जैसे राष्ट्रपति ने कह दिया कि लोकल जो है, स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय निकाय जो है, उनके बही खातों की जांच करो। राष्ट्रपति को लगा कि राजस्थान के जो स्थानीय निकाय हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, तो राष्ट्रपति ने कैग को कहा, भाई साहब एक काम करो, राजस्थान के जितने भी लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज बोले तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड जो है, या फिर पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम पंचायत जो है, इनके बारे में भी हमें एक रिपोर्ट तैयार करके दो। तो राष्ट्रपति ने जो भी काम दे दिया वो भी क्या करना पड़ेगा? कैग को करना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य, जैसे स्थानीय निकायों के लेखों की जांच करना, स्थानीय निकायों
के लेखों की जांच करना, ये किसका काम है? ये भी इसी का काम है, लेखों की जांच करना। अब उदाहरण से समझ लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, देखो जरा। क्या कि मैंने इसका उदाहरण आपको दिया, शिक्षा मंत्रालय ने 100 करोड़ लिए थे, क्या 100 करोड़ सही से खर्च किए हैं? ये काम किसका है? जांच करना, ये इनका काम है। दूसरा उपक्रम वाला है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सरकार की एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कितने रुपए की अर्निंग की, कितने रुपए खर्चा किया, कोई झोल तो नहीं है कहीं बीच में, कोई मामला गड़बड़ तो नहीं है? वो किसका काम है? कैग का काम है। तीसरा कि लोक लेखा समिति, ये संसद की एक समिति होती है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये समिति जो है वो कैग की रिपोर्ट का विश्लेषण करती है। तो इस समिति को जब भी जरूरत पड़े, कैग इस समिति को सहयोग करेगा और रिपोर्ट के बारे में एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो ये इसका किसका काम है? ये लोक लेखा समिति का काम है। तो फिर राष्ट्रपति ने जो काम दे दिया वो भी क्या है? वो भी करना पड़ेगा। राष्ट्रपति इज द बॉस, तो बॉस ने जो कह दिया वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये कैग के काम है, जो कहां मेंशन है? अनुच्छेद 149 में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 150। कैग द्वारा रखे जाने वाले लेखों का प्रारूप। लेखों का प्रारूप कि किस फॉर्मेट में लेखे रखे जाएंगे, ये फॉर्मेट की बात हो रही है कि कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाएगा, ये निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण कौन करेगा? ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि किस फॉर्मेट में रखे जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन निर्धारण करते समय राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? सलाह अपने कैग भैया देंगे। तो सलाह कौन देगा? कैग द्वारा। ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 150। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 150, अनुच्छेद 150 में इसका उल्लेख किया गया है। 150। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा गया है? कैग द्वारा रिपोर्ट की चर्चा की गई है। कैग 2 रिपोर्ट बनाएगा, एक तो केंद्र वाली और एक राज्य वाली, 2 रिपोर्ट तय करेगा। तो वो 2 रिपोर्ट कौन सी है? कैग 2 रिपोर्ट तैयार करता है। कितनी रिपोर्ट तैयार करेगा? 2 रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे एक तो किसकी होगी? एक तो होगी केंद्र संबंधी, और एक होगी राज्य संबंधी रिपोर्ट। केंद्र संबंधी जो रिपोर्ट होगी वो किसके पास जाएगी? केंद्र संबंधी रिपोर्ट अपनी केंद्र संबंधी रिपोर्ट का मतलब कि केंद्र सरकार के सभी खर्चों का मूल्यांकन करने के बाद क्या कोई घोटाला है, नहीं है, सब कुछ ओके है, परफेक्ट है, जो भी बात है वो सारी एक दस्तावेज पर नोट होगी और वो किसके पास जाएगी? केंद्र संबंधी रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति के पास जाएगी। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखेंगे? संसद में प्रस्तुत करेंगे। फिर राज्य संबंधी रिपोर्ट जो है ये किसके पास जाएगी? राज्यपाल के पास जाएगी। और राज्यपाल इसे किसके समक्ष रखेंगे? इसे विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और वहां बाद में इनकी जो कमेटियां होगी, लोक लेखा समिति जो होगी, वो इस रिपोर्ट को अपने पास ले लेंगी और बाद में इस रिपोर्ट का मूल्यांकन करेंगी कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में कौन कौन से घोटालों का उल्लेख किया है। जैसे केंद्र से संबंधित रिपोर्ट में तो कैग ने कहा था कि कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है भारत के अंदर। 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनके समय। तो कैग ने कहा कि भैया कॉमनवेल्थ में घोटाला हो गया है, लोगों ने, जो अधिकारी थे, इन्होंने पैसे कम खर्च करने चाहिए थे लेकिन ज़्यादा खर्च कर दिए
किए हैं, जबकि राज्यपाल इसी प्रकार का अगर कोई घोटाला स्टेट में होता है तो फिर उसका रिपोर्ट भी कैग ही जारी करता है और कैग ही उजागर करता है उन घोटालों को। जैसे भारत के फेमस घोटाले कॉमनवेल्थ घोटाला 2010 है, जबकि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जिसपे बीजेपी सरकार कांग्रेस को खूब बार घेरती है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपके काल का घोटाला है, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले हैं ये जो कैग ने उजागर किए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इसमें एक नोट लगाएंगे, नोट लगाकर एक तथ्य नोट करेंगे कि पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो इसके कैग के बारे में क्या कहती है। देखो, ये लिखो, लोक लेखा समिति द्वारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति द्वारा पीएसी, शॉर्ट में क्या कहेंगे, द्वारा कैग की रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। कैग रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। समीक्षा की जाती है और इसे पीएसी को कैग को पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी का मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है। मार्गदर्शक कहा जाता है, फ्रेंड एंड गाइड कैग को। क्यों भाई? क्योंकि पीएससी का तो पूरा काम ही किस पर टिका है, कैग पर कहा है। जब तक कैग ही रिपोर्ट नहीं सबमिट करेगा, कैग ही सहयोग नहीं देगा, तो मूल्यांकन कैसे होगा? तो ये मूल्यांकन करने के लिए हमें जरूरी है, मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है, फ्रेंड एंड गाइड कहा जाता है। तो ये कैग के बारे में हो गया। ठीक है साहब, ये कैग के रिपोर्ट हो गई है। अब कैग से संबंधित कुछ दो चार बातें और हैं, वो अपन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। क्या क्या बातें हैं कैग से संबंधित? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें एक तो आर्टिकल बच गया है, उस आर्टिकल का उल्लेख कर लेते हैं। देखो जरा, कैग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? देखो जरा, जो अपने लेखा और लेखा परीक्षा विभाग जो है, देखो पहला पॉइंट लिखो क्या है कि लेखा विभाग व लेखा परीक्षा विभाग, लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवा शर्तें कैग द्वारा राष्ट्रपति के साथ मिलकर निर्धारित की जाती हैं। कैग द्वारा राष्ट्रपति के साथ मिलकर निर्धारित की जाती हैं। की जाती है और ये अनुच्छेद है भैया, ये संविधान में मेंशन है ये लाइन, इसलिए यहां एज इट एज मैंने लिखी है 148(5), अनुच्छेद 148(5) में ये मेंशन की गई है। क्या मेंशन किया गया है कि लेखा परीक्षा, ऑडिटर और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग डिपार्टमेंट जो होगा, उस डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारी के लिए क्या सेवा शर्तें होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण कैग करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेगा, उसके बाद ये फाइनल किया जाएगा। तो ये इसमें कहा गया है। फिर कैग अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया था। क्या है? कैग अधिनियम 1971 में, 1971 को वर्ष 1976 में संशोधित किया गया। संशोधित किया गया व कैग अधिनियम 1971 को 1976 में संशोधित किया गया। क्या संशोधित किया गया? कि केंद्र के लेखांकन का कार्य, कि केंद्र के जितने भी खर्चे होते हैं उनके लेखांकन का कार्य जो है वो कैग से ले लिया गया। तो वह केंद्र के लेखांकन संबंधी कार्य
संबंधी कार्य कैग के दायित्व से हटाए गए, कैग के दायित्व से बाहर किए गए, कि कैग का अब कोई काम नहीं है, इसका दायित्व अब नहीं है कैग का, किए गए। लेकिन ध्यान रखना, कैग केंद्र में तो सिर्फ लेखों की जांच करने का काम करता है। मैं इजी कर देता हूं इस लाइन को, कि पहले केंद्र कैग क्या करता था कि केंद्र सरकार के लेखे बनाता था और बाद में उनकी जांच भी करता था। अब राज्य सरकार के लेखे भी बनाता है और जांच भी करता है। लेकिन 1976 में जब ये एडिट किया, अल्ट्रेशन किया गया, ये अमेंडमेंट जो किया गया, उसमें कहा गया क्या कि अब कैग जो है वो केंद्र के लेखांकन का, मतलब लेखों को लिखने का काम नहीं करेगा, अब सिर्फ जांच का ही काम करेगा, ये कहा गया 1976 में। लेकिन स्टिल कैग जो है वो राज्यों के लेखांकन और परीक्षण दोनों का काम करता है, ये भी ध्यान देंगे आप, ठीक है। कैग राज्यों के लिए लेखांकन व परीक्षण परीक्षण दोनों के कार्य करता है, कार्य करता है। तो ये ध्यान देंगे, कैग राज्यों के लिए लेखांकन और परीक्षण दोनों का काम करेगा, ये भी एक पॉइंट है। अगला सवाल, कैग के बारे में और क्या है कि कैग जो है, कैग को शक्तियां प्राप्त है, और कैसी शक्तियां प्राप्त है, इसे सिविल न्यायालय, इसे अपने दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। कैग को सिविल कोर्ट की, दीवानी न्यायालय, हिंदी में क्या कहेंगे, दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। फिर कैग को सुप्रीम कोर्ट जज का दर्जा प्राप्त है, कैग को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है। दर्जा प्राप्त है भैया, तो ये याद रखेंगे। ये कुछ बातें हैं जो कैग के बारे में और आपको याद रखनी है। अच्छा, नंबरिंग लगा दी थी मैंने यहाँ पे, कोई बात नहीं, एरो लगा दिया, एक ही बात है। हाँ, देखिए जरा, तो ये अपने कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो कैग के बारे में आप याद करेंगे। ये आर्टिकल में लिखा है, मेंशन किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। 148(5) वाला जो आर्टिकल है ये मेंशन किया गया है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या, कि 1971 के अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया, तो ये संशोधन किस वर्ष किया गया, 1976 में। कैग को कहा गया कि भैया परेशान मत हो, आप लेखांकन परीक्षण दोनों ही करते हो, अरे नहीं नहीं भैया दोनों ही मत करो, आप दोनों में से एक काम करो, लेखांकन वाला काम आप छोड़ दो, परीक्षण वाला काम करते रहो। ये हमने कब कह दिया, 1976 में कह दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब भारत के कैग कौन रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कि भारत के प्रथम कैग, भारत के प्रथम कैग कौन रहे हैं। वी नरहरि राव रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, 1948 से 1954 तक रहे हैं। और इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, और ये पद्म भूषण कब दिया गया था, 1954 में। 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वी नरहरि राव जो हैं ये भारत के पहले कैग रहे हैं, इन्हें पद्म भूषण 1954 में। वर्तमान कैग की बात करते हैं, भारत के वर्तमान कैग, भारत के वर्तमान कैग कौन है, के संजय मूर्ति। वर्तमान कैग कौन है, संजय मूर्ति भारत के वर्तमान कैग हैं। किनके स्थान पर बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर।
ये याद रखिएगा कि किसके स्थान पर बने हैं, थोड़ा सा इनके बारे में। वर्तमान कैग कौन है? संजय मूर्ति हैं, जो अपने किसके स्थान पर बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर। कितने नंबर के कैग हैं? भारत के 15वें नंबर के कैग हैं, जो 21 नवंबर 2024 से बने हैं। 21 नवंबर 2024 से इन्हें कैग पद पर नियुक्त किया गया है। और अपनी बात करें तो भारत के 15वें कैग, है। क्लियर है? ये वाला पूरा मामला किसका था? कैग का था। मैं एक बार आर्टिकल आपको फटाफट से एक बार बोल के बता देता हूं, ताकि आर्टिकल में उलझन आती है तो आर्टिकल एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। करवा दूं रिवाइज? एक बार देख लीजिए जरा एक बार ना इधर। हाँ चलिए, यहाँ एक बार आर्टिकल बता देते हैं, देखो जरा सभी। इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं? 148, 149, 150 और 151, यही लिखे। इनमें तो सब आर्टिकल है ही नहीं। आर्टिकल सब आर्टिकल किस में? 148 में। 148 में क्या है? कैग का पद। 149 में क्या है? कैग के काम। और 150 में क्या है? कैग के द्वारा जो लेखे रखे जाएंगे वो किस फॉर्मेट में रखे जाएंगे। और एक रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट 151 में। इनके बारे में बताएं। रिपोर्ट केंद्र की राष्ट्रपति को संसद में जाएगी, लोक लेखा समिति परीक्षा करेगी। राज्यों की राज्यपाल को विधानमंडल में जाएगी, लोक लेखा समिति परीक्षा करेगी। प्रारूप जो होगा कैसा होगा ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, लेकिन एडवाइस कौन करेगा? कैग करेगा। काम क्या होंगे? सभी खर्चों की समीक्षा करना, सरकारी कंपनियों की जांच करना, राष्ट्रपति ने कह दिया तो स्थानीय निकायों की जांच करना, और अपने बात करें तो पीएससी को, लोक लेखा समिति को हेल्प करना, ये काम होगा। पद के बारे में बात करें तो इसके सब आर्टिकल्स हैं। सब आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? देखो जरा एक बार। सब आर्टिकल में कितने हैं? 6 आर्टिकल पढ़े हैं इसके अपन ने। कितने आर्टिकल पढ़े हैं? 6। देखो जरा कौन कौन से हैं। अगर 1 नंबर आर्टिकल 148 का सब आर्टिकल 1 कहता है किसके बारे में? नियुक्ति के बारे में। कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति करेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। कार्यकाल कितना होगा? 665 होगा। जो भी पहले होगा उस पर रिटायर होना पड़ेगा, दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती। आप इसके बाद लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकते। तो ये 148(4) में क्या कहा गया है? बाद में लाभ का पद धारण आप नहीं करोगे, ये कहा गया है। सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद, ये कहा गया है सेवानिवृत्ति। 102 में क्या कहा गया है? 148 2 क्या कहता है? 2 कहता है शपथ के बारे में, कि शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई व्यक्ति भी दिला सकता है। और शपथ का प्रारूप कहाँ है? तीसरी अनुसूची में इसका प्रारूप लिखा है। अच्छा, कार्यकाल के बाद यहां अपने पद खाली होना भी तो था। पद खाली कैसे होगा? या तो क्या हो जाए? निधन हो जाए, या क्या हो जाए? त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा, जबकि हटा दिया जाए। हटाना कैसे होगा? राष्ट्रपति हटाएंगे, कारण क्या होंगे हटाने के, और हटाने के कारण साबित कदाचार व असमर्थता होगी। और हटाया कैसे जाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाया जाएगा उसी प्रकार से हटाया जाएगा। अनुच्छेद 124(4) में जो मेंशन है उसके तरीके से हटाया जाएगा। तीसरी की बात करें, नंबर 3 पे आए तो नंबर 3 क्या कहता है? कि इसके वेतन भत्तों की बात करता है। कैग के वेतन भत्ते जो कौन डिसाइड करेगा? संसद। वेतन भत्तों में 5 पॉइंट पड़े कि कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगी। कौन सी अनुसूची के अनुसार? दूसरी अनुसूची के अनुसार। संचित निधि पर क्या होंगे? भारित होंगे। अपने संचित निधि पर क्या होंगे? भारित होंगे। और ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है? 148 का 6 नंबर की सभी खर्चे क्या होंगे? संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है साहब। अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से मिलेगी। 2,50,000 रुपये प्रति माह इसको सैलरी मिलेगी। क्लियर है? 4 में लाभ का पद नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद। 5 क्या कहता है? 5 कहता है कि लेखा विभाग और लेखा परीक्षा विभाग जो होगा, इस विभाग के कर्मचारियों, इस विभाग के जितने भी कर्मचारी होंगे, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? कैग करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के साथ मिलकर करेगा। क्लियर है? 106 क्या कहता है? कि वेतन भत्ते संचित निधि पर क्या होंगे? भारित। भारित होंगे। अब इसमें 124 एक 4 नंबर जो आर्टिकल है, ये क्या कहा गया है? कि सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगी? संसद करेगी। ये भी आप ध्यान देंगे कि 148(4) क्या कहता है? लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अर्थात सेवा शर्तों का निर्धारण किसने किया है? संसद ने किया है। और संसद ने अधिनियम बनाया है। कौन सा अधिनियम बनाया है? 1971 का अधिनियम है, जिसमें 1976 में क्या कर दिया गया? बदलाव। हो गया क्लियर?
अपने मोटा मोटा तौर पर सारा रिवाइज हो गया। कैग कौन है वर्तमान में? संजय मूर्ति साहब हैं और ये अपने 21 नवंबर 2024 से हैं। भारत के 15वें कैग हैं जिन्होंने अपने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। और भारत के पहले कैग वी नरहरि राव हैं जो 1948 से 1954 6 साल तक अपनी सेवाएं उन्होंने दी थी और अपने 1954 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। क्लियर है? ये था अपना कैग का लेक्चर। देखिए ये जो लास्ट स्लाइड है ना, ये तुम्हारा खुद का काम है, ये आपका काम है। अब टीचर का काम वही समाप्त हो जाता है जब वो अपना लेक्चर पूरे सिस्टमेटिक तरीके से डिलीवर कर दे, काम खत्म। लेकिन उसके बाद काम शुरू होता है आपका कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको याद कैसे करना है। ये चीज़ सीख के जाइएगा, ये चीज़ याद करिएगा। अब जिस बच्चे ने ये आर्टिकल इस प्रकार से पढ़ लिए उसको आर्टिकल का तो कभी कोई प्रश्न गलत होना नहीं है। और वर्तमान समय में आर्टिकल के प्रश्न क्या हो रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो आर्टिकल वाला मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहें अपनी इस ऑनलाइन कक्षा के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।